इसको वाटसन क्रिक ने प्रपोज किया था। एस्चेरिचिया कोलाई में सबसे पहले इस प्रोसेस को दिखाया गया था। उसके बाद ग्रेजुअली हायर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टडी हुई एक्सपेरिमेंटली कि हमारा जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेशन से ही जो है डुप्लीकेट करता है। इट वाज प्रपोज बाय मेसेल्सन एंड स्टाहेल। 1958 में इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था, ई कोलाई में ही किया था, और टेलर ने इसे विशिया फाबा में प्रपोज किया था 1958 में। दोनों के नाम याद रखने आपको। टेलर ने विशिया फाबा में प्रपोज किया था मॉडल, और हमारे जो मेसेल्सन स्टाहेल हैं उन्होंने ई कोलाई में प्रपोज किया था। दोनों की डिस्कवरीज याद रखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एक्सपेरिमेंटली इट वाज प्रूव देयर। टेलर ने रेडियो ट्रेस और टेक्निक्स यूज़ की थी। बेटा ये केमिस्ट्री में यूज़ होने वाली बहुत हाई लेवल टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और इनको सबको यूज़ करते हैं, राइट। मेसेल्सन स्टाहिल ने हेवी आइसोटोप यूज़ किया था नाइट्रोजन का, विच वाज N15। देखो हमने जो पहले एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे वहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए थे। यहाँ पे मैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं यूज़ कर रही हूँ, हेवी एंड लाइट आइसोटोप यूज़ कर रही हूँ। सो हेवी आइसोटोप विच आई हैव इज़ N15 ओवर हियर। N15 एक हेवियर आइसोटोप है, और अगर आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो इसका सेटलमेंट नीचे की तरफ ज़्यादा होगा। आई विल शो यू, है ना। अभी हम उसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट से शुरू करेंगे, तब आपको क्लियर करती हूँ मैं। सो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के लिए जो एक्सपेरिमेंट ई कोलाई में परफॉर्म किया गया उसमें हमने मीडियम में N15H4Cl यूज़ किया था। मतलब बैक्टीरियाज को कल्चर किया था एक ऐसे मीडियम में जहाँ पे नाइट्रोजन नॉर्मल ना होते हुए, N14 ना होते हुए हेवियर आइसोटोप था विच वाज N15। ठीक है, तो हेवी और लाइट के बेसिस पे यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ई कोलाई को कई जनरेशन्स तक N15 वाले मीडियम में कल्चर किया गया था, और जब काफ़ी जनरेशन्स तक N15 वाले मीडियम में कल्चर किया गया था तो बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया रह गए थे कि जिनके पास पुराना मतलब नॉर्मल N14 हो, राइट। तो बहुत जनरेशन्स तक तो N15 में किया, और उसके बाद फिर हमने दूसरे कल्चर मीडियम में इन बैक्टीरियाज को ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पे क्या था, N14 था। अब N15 तक पहले किया, फिर आपने इसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया, N14 में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब कायदे से क्या होना चाहिए बेटा, जो पहले मेरा डीएनए था उस डीएनए के अंदर दोनों स्ट्रैंड्स में N15 आ चुका था, है ना। अब तुमने इसे जब N14 वाले मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया तो कुछ स्ट्रैंड्स में N15 ही रहा और कुछ स्ट्रैंड्स में जो है वो N14 आ गया। मतलब अब कहीं पे 15 है, कहीं पे 14 है। तो ये जो मेरे पास N15 N14 का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया बेटा, कुछ ऐसा जिसमें आधा पुराना है आधा नया है। बस इसी के बेसिस पे हमने कहा कि दैट द डीएनए रेप्लिकेट्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर, है ना। कैसे और आगे बात करते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या किया बेटा, पहले हेवी आइसोटोप में कई जनरेशन तक बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो किया। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब वो डिवाइड करेंगे तो उन्हें जो नाइट्रोजन लगेगा, है ना, अपने न्यूक्लियोटाइड्स के लिए उन्हें जो नाइट्रोजन लगेगा वो कहाँ से पिक करेंगे, मीडियम में से पिक करेंगे। फिर मैंने क्या किया, काफ़ी जनरेशन्स निकल जाने के बाद इन बैक्टीरियाज को उठा के N14 मीडियम पे डाला। अब क्या करेंगे, वो अपना न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए N14 को पिक करेंगे मीडियम में से, इज़न्ट इट। अब मैं क्या करूँगी, इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करूँगी विच इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड, है ना, ताकि हमें ये पता चले कि डीएनए कहाँ पे सेटल हो रहा है, कौन सा डीएनए कौन से फ्रैगमेंट पे आ रहा है। तो अब जब हमने ये प्रोसेस की तो हमने ये देखा बेटा कि जो हेवियर आइसोटोप है उसके कॉम्बिनेशन में मुझे लाइटर आइसोटोप्स मिलने लगे हैं। हेवियर का नंबर ज़्यादा, लाइटर का नंबर उससे कम, और जो बीच के हैं इवन मुझे कुछ बीच के सेगमेंट्स में भी मिलने लगे। इससे मुझे कंफर्म हो गया कि जो मेरा डीएनए है वो जो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो करता है। देखिए कैसे, ये मैंने काफ़ी जनरेशन्स तक N15 पे ग्रो किया, तो पूरे के पूरे बैक्टीरियाज के अंदर इनको ऑपरेशन किसका हो गया, N15 का हो गया। उसके बाद फिर मैंने कुछ जनरेशन्स क्रॉस होने के बाद, अब जब आप इसका सेंट्रीफ्यूगेशन लोगे तो आपको N15 वाले सेगमेंट पे, मतलब यहाँ पे लास्ट में आपको पैलेट्स मिलेंगे। फिर मैंने क्या किया बेटा, इन्हें उठाकर 14 वाले मीडियम पे ग्रो किया, N14 पे ग्रो किया। तो अब कुछ जनरेशन्स तक क्या होगा, N15 N14 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब समवेयर बीच में आपको जो है वो बैंड मिलने लग गया, ठीक है।
और कुछ जनरेशन्स तक मैंने उसे ग्रो किया तो मुझे कैसा मिलने लग गए बेटा, कुछ तो प्योरली N14 मिले, कुछ N14-15 का मिक्सचर मिल गए और कुछ प्योरली N15 मिले। वहाँ पे इट हैज़ टू बी N15 है ना। तो एक N15 वाला कॉम्बिनेशन भी था, अब ग्रेजुअली N15 ख़त्म भी हो जाएगा है ना, क्योंकि अब क्या हो गया, दैट इज़ N14। देखना ये 14 में ग्रो कर रहा है, ये 14 में ग्रो कर रहा है, ग्रेजुअली N15 खत्म हो गया, मतलब यहाँ से N15 मिस हो गया। क्यों हो गया बेटा, मीडियम में जितना भी N15 था वो सब यूज्ड अप हो गया है, और अब वो क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो मेरे पास कोई N15 अवेलेबल नहीं है। सो ओनली लेफ्ट विथ N14 N15। अब 15 कहाँ है बेटा, 15-14 के कॉम्बिनेशन में है बस। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे बेस्ड है। The experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in, तो द आंसर इज बैक्टीरियम ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है तो आपको इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इतना इजी अब नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि विशिया फाबा में और बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, किसने किसमें किया था ये याद रहना चाहिए। टेलर ने विशिया फाबा में किया था, राइट। उन चीज़ों पे स्ट्रेस दिलवाने के लिए मैंने ये जस्ट क्वेश्चन डाला है, तो इसे जस्ट एक बार ध्यान से देख लीजिए। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन, अभी बात की हमने इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में फिर नहीं जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं रेप्लिकेशन कैसे शुरू होता है। हमारे अंदर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये हमें समझ में आ गया, दैट इज़ ओके। लेकिन अब ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता कैसे है, हम रेप्लिकेशन करते कैसे, डीएनए का एक्चुअल रेप्लिकेशन का सिस्टम हमारी बॉडी में क्या है। तो देखिए जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है ना बेटा, तो डीएनए हमेशा किसी एक पर्टिकुलर जगह से ओपन होता है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन, राइट। ओरिजिन का मतलब होता है ओरी साइट, ओरी मतलब जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करता है, बिगिन करता है, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन साइट, राइट। तो आपके किसी भी पर्टिकुलर डीएनए में, जैसे ये आपका डीएनए है, तो इस डीएनए में कोई एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा। याद कीजिए बच्चों, आपने वेक्टर पढ़े हैं, वेक्टर में मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर मॉलिक्यूल में एक ओरी साइट होना चाहिए जहाँ से डीएनए ओपन होगा। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में जो ओरिजिन होता है बेटा, वो ओरिजिन का एक ही पॉइंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में देयर आर मेनी ओरिजिन्स, है ना, मेनी ओरिजिन्स। और मेनी ओरिजिन्स मतलब कई जगह से आप उसे ओपन करके डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू कर सकते हो। तो आप जब डीएनए का रेप्लिकेशन वहाँ से शुरू करोगे, उस रीजन को हम बोलते हैं रेप्लिकॉन्स, ठीक है। तो कई सारे रेप्लिकॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो यूकैरियोट्स में बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही रेप्लिकॉन होता है, क्योंकि उनका डीएनए सर्कुलर है, छोटा है साइज में, एक ही जगह से ओपन करने पे एट अ स्ट्रेच हम उस डीएनए को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में एक ही स्ट्रेच में डीएनए को कॉपी नहीं किया जा सकता, आपको कई ओरिजिन रखने पड़ते हैं और हर ओरिजिन से डीएनए को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, तब हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। सो ह्यूमंस के मतलब यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए बाई डायरेक्शनल है ना, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स, ये दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होते हैं बेटा, और दोनों स्ट्रैंड्स में रेप्लिकेशन शुरू होता है। एक में सपोज नीचे से ऊपर है तो एक में ऊपर से नीचे शुरू होता है। तो यूकैरियोट्स में कंटिन्यूस बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शंस में रेप्लिकेशन होता है, प्लस इट इज डिसकंटिन्यूस, मतलब एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस सिंथेसाइज होता है और एक स्ट्रैंड जो है वो टुकड़े टुकड़े में सिंथेसाइज होता है। प्लस सेमी कंजर्वेटिव होगा बेटा, सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक पुराना होगा एक नया होगा, एक स्ट्रैंड मतलब, है ना। तो दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी। अब देखिए सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं हम। जब डीएनए को आपको रेप्लिकेट करना है तो इसे पहले ओपन करना पड़ेगा, मतलब इसे अनजिप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, उसमें बॉन्ड्स बने हुए हैं बीच में। जब आप इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो डीएनए क्या हो जाएगा बेटा, अनजिप हो जाएगा और दोनों चेन्स जो है वो डीएनए की सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी, राइट। जिस जगह से ये सेपरेट होना शुरू होंगी, उस पॉइंट को, जिस जगह से दोनों चेन्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होना शुरू होंगे, उस जगह को हम बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंजाइम इस प्रोसेस को करवाता है, ओरी साइट पे अनवाइंडिंग शुरू करता है, उसे हम बोलते हैं हेलिकेज, है ना। डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है बेटा,
आप इसे उल्टी डायरेक्शन में खोलना शुरू कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं हेलिकेज, सॉरी अनवाइंडिंग। और अनवाइंडिंग को करने वाला जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज हेलिकेज, जो उसे अपोजिट डायरेक्शन में ओपन करता है ताकि डीएनए क्या हो जाए, सिंगल स्ट्रेच में ओपन अप हो जाए। सो वी नीड हेलिकेज एंजाइम जो ओरी साइट पे काम करेगा और डीएनए को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू करेगा। क्योंकि आपका डीएनए ओपन अप हो रहा है तो अब डीएनए को स्टेबलाइज रखना है हमें। स्टेबलाइज रखने के लिए, क्योंकि क्या होगा ना बेटा, ये फटाफट कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बना के बंद हो जाएंगे, है ना। और दूसरी बात, इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड है तो ये फटाफट पेयर अप कर लेंगे, फटाफट बॉन्ड्स बना लेंगे और कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इस डीएनए को ओपन अप ही रखना है तो आपको दोनों स्ट्रैंड्स पे, ऊपर नीचे दोनों स्ट्रैंड्स पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स लगाने पड़ेंगे जिन्हें हम बोलते हैं SSBs, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स की यूटिलिटी क्या है कि ये डीएनए को ओपन करके रखे रहेंगे, ओपन नहीं करते, पर जब डीएनए ओपन हो गया है तो उस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही रहने देंगे, उसे ओपन अप ही रहने देंगे। इसीलिए ये दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करके रखेंगे, अनकॉइल रखेंगे, सेपरेट रखेंगे, राइट। तो वी नीड SSBs, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब क्या होता है बेटा, जब आप डीएनए को ओपन करते हो ना तो इस डीएनए में एक टेंशन क्रिएट होती है, और ये टेंशन जो क्रिएट हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने डीएनए को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया है ओपन करने के लिए। तो इससे जो टेंशन क्रिएट होती है ना, उस टेंशन को रिलीज करने के लिए क्या होता है, इस डीएनए में उस जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कट लगेगा और फिर से इसको रीसील कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कट लगाकर क्या करते हैं, हम टेंशन को रिलीज करते हैं। सो दैट इज बेसिकली बीइंग डन बाय टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, एक स्ट्रैंड जो भी डीएनए का है आपके पास उसमें निक क्रिएट करता है ना, कट लगाता है। कट लगाने से क्या होगा, जो कॉइल्स हैं, जो कॉइल्स डेवलप हुई हैं वो कॉइल्स रिमूव हो जाएंगी, और वो कॉइल्स रिमूव होने के बाद क्या होगा, रीसीलिंग करने आएगा मेरा कौन सा एंजाइम, टोपोआइसोमरेज। आई मीन टोपोआइसोमरेज से कट लगाया हुआ जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको रीसीलिंग करने के लिए कौन आएगा मेरे पास, सॉरी, लाइगेस, ठीक है। अब यहाँ पे सुपर कॉइल्स जो क्रिएट हुए ना, सुपर कॉइल्स को भी रिमूव करते हैं हम, ठीक है। एक एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है जो इन सुपर कॉइल्स को रिमूव करेगा या जो टेंशन को रिलीज करने में टोपोआइसोमरेज की भी मदद करेगा, दैट इज कॉल्ड एज गायरेज। तो टोपोआइसोमरेज की मदद करता है गायरेज नाम का एंजाइम, जो कि डीएनए को अनवाइंडिंग करते टाइम पे जो टेंशन क्रिएट होती है उस टेंशन को रिमूव करके डीएनए को स्टेबलाइज करता है। कैसे करेगा बेटा, गायरेज एक्चुअली ना, अगर आपका डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स है तो उसे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स या लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग करवाता है, मतलब नेगेटिव सुपर कॉइल्स इंड्यूस करवाएगा। तो जो नेगेटिव सुपर कॉइल्स इंड्यूस होती है ना बेटा, उससे डीएनए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होता है, एंड दिस इज हाउ डीएनए इज ओपनड अप एंड डीएनए इज स्टेबलाइज। तो मैंने क्या किया है बेटा, हेलिकेज की मदद से डीएनए को ओपन कर लिया, ओपन करने में जो टेंशन क्रिएट हुआ उसे रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमरेज गायरेज की मदद ले ली, और इसके अलावा मैंने दोनों स्ट्रैंड्स जो सेपरेट किए हैं उन स्ट्रैंड्स पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच कर दिए। ऐसा करने से जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, है ना, वो परफेक्ट सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा। अब क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हम जब डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, बिकॉज यू नीड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिमूव करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी खर्च करते हैं हम, वो ओरिजिन के पास में ही खर्च करेंगे और वहाँ पे एक फॉर्क जनरेट कर देंगे जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जब आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, इस डीएनए को हमने ओपन अप कर दिया, और अब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का एक्सपेंडिचर, मतलब ओपन अप करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत थी बेटा, एनर्जी की ज़रूरत थी। तो मतलब सेपरेशन में आई नीड ATP, दैट्स इट। अब डीएनए का जो कॉपी होना है बेटा वो कभी भी डायरेक्टली नहीं कॉपी होता, ये ध्यान रखिएगा। यूकैरियोटिक डीएनए डायरेक्टली कॉपी नहीं होता, इसे कॉपी होने के लिए कुछ और न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत है ना, मतलब कुछ सिंथेसाइज्ड, प्री सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत है, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जो बने बनाए हैं जिन्हें मैं कहती हूँ प्राइमर। Okay, primers are nothing but just short stretch of nucleotide. These are short stretch
ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं। ये बहुत कम छोटे छोटे से बेसिस होते हैं बेटा, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इन प्राइमर्स को बनाने के लिए मुझे एक एंजाइम की ज़रूरत है विच इज़ कॉल्ड एज प्राइमेज। तो एंजाइम प्राइमेज जो है वो प्राइमर्स बना के देता है। ये प्राइमर्स अटैच होती हैं आपके डीएनए के ओरिजिन पे और फिर उसके ऊपर आकर पॉलीमरेज एक्ट करता है। सो प्राइमर या प्राइमेज, प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर बनाता है। प्राइमर क्या होते हैं, छोटे छोटे से न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस होते हैं, है ना। ऑफ कोर्स दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री बेटा, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, और इस प्राइमेज को यूज़ करके हम उस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को अटैच, प्राइमर को जो है हम हमारे मेन सीक्वेंस से अटैच कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करवा देते हैं, सो दैट योर पॉलीमरेज विल गेट अ सबस्ट्रेट टू एक्ट अपॉन। तो जो पॉलीमरेज होगा वो स्ट्रैंड के ऊपर काम करेगा आकर और उस पूरे डीएनए को कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यूसली उसका पॉलीमराइजेशन करेगा, right? So see, this is how the primer is needed for the process of initiation, and without the presence of RNA primer, DNA polymerase cannot add nucleotides। मतलब ये मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस पे मेरे नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये प्राइमर हो गया बेटा। अब इसी प्राइमर पर बेस्ड हम न्यूक्लियोटाइड को आगे बढ़ा सकते हैं, इस सिंथेसिस की डायरेक्शन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब पॉलीमरेज यहाँ पे काम कर पाएगा, है ना, पॉलीमरेज डायरेक्टली यहाँ पे काम नहीं कर सकता। दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकमिंग ऑफ पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, राइट। चलिए, तो देखिए ये इस तरीके तक हम अभी तक यहाँ पर पहुँचे हैं कि ये मेरा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स हैं। ये यहाँ पे ओरिजिन साइट था बेटा। इस ओरिजिन साइट पे जब मैंने डीएनए को ओपन किया तो ये दोनों फॉर्क अलग अलग, मतलब दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो गए। एक तरीके से ये फॉर्क बन गया है और इसे हम इसीलिए नाम देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। वी कॉल इट एज रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब इस रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या होता है बेटा, एक डायरेक्शन है जो स्ट्रैंड की वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसी, है ना। मतलब ये इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। हमेशा याद रखना, जब भी डीएनए का सिंथेसिस होना शुरू होता है तो इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। मतलब अगर न्यू स्ट्रैंड का डायरेक्शन है ना, इसको ऐसा याद रखिएगा, न्यू स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब डीएनए जब कॉपी होना शुरू होता है या नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं बच्चों, तो वो हमेशा 5 प्राइम एंड पे ऐड होते 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 कहाँ पहुँचते हैं, 3 प्राइम एंड पे पहुँचते हैं। सो मतलब न्यूक्लियोटाइड्स मेरे पास पहले कहाँ ऐड होंगे, आई विल शो यू। न्यूक्लियोटाइड्स पहले किस तरफ ऐड होंगे बेटा, देख लेते हैं। ये जैसे सपोज आपने इस डीएनए को ओपन किया, ये इसका 5 प्राइम डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली ये इसका 3 प्राइम डायरेक्शन है, देख लो एंड यहाँ 5 लिखा है मैंने तो ये यहाँ पे 3 लिख दिया है। तो एक 5 प्राइम एंड पे तुमने ओपन करना शुरू किया, ओपन करते करते तुम 3 प्राइम एंड पे जाओगे और जब 3 प्राइम एंड तक मूव कर रहे हो, है ना, तो प्राइमर कहाँ पे लगा है बेटा, प्राइमर मेरा इस डायरेक्शन में लग गया, मतलब 3 प्राइम एंड पे लग गया। क्यों, क्योंकि जब वो यहाँ लगेगा तो उसके खुद के डायरेक्शन, उसके खुद के सिंथेसिस की डायरेक्शन हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आई बात समझ में। तो वो प्राइमर पीछे ऐड हुआ। ऊपर वाले केस में देखिए प्राइमर कहाँ ऐड हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, मतलब डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, सॉरी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसा मूव कर रहा है ना बच्चों। तो प्राइमर कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्राइमर जहाँ पे ऐड होगा वो एंड 3 होना चाहिए ताकि नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाए। बात समझ में आई होगी, है ना, उम्मीद है मुझे। तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे प्राइमर लग गया और उस प्राइमर ने डीएनए को क्या कर दिया, लंबा कर दिया, इलोंगेट कर दिया। इस दौरान जितना भी सपोर्ट चाहिए था वो पूरा सपोर्ट मेरे डीएनए को मिला है। कैसा सपोर्ट डीएनए को मिला है, देखो एक बार ध्यान से। मुझे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स की ज़रूरत थी, तो ये SSBs दोनों तरफ कनेक्टेड है। ये सारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो स्ट्रैंड पे पीछे की तरफ से कनेक्टेड है बच्चों, ताकि दोनों जो स्ट्रैंड है वो आपका स्टेबलाइज्ड रहे,
राइट तो ये स्ट्रैंड मेरा स्टेबलाइज्ड है। हेलिकेज एंजाइम ने जो ओरिजिन था जहाँ से मेरा डीएनए ओपन होना था, वहाँ से लेकर जितने डीएनए को खोला है उसको उल्टी डायरेक्शन में ओपन करके खोला है ना, इसलिए वहाँ पे हेलिकेज भी आपको दिखाई दे रहा है। पीछे का स्ट्रैंड अभी जैसा डबल स्ट्रैंडेड था वैसा ही है। मतलब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता कि मुझे अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो मैं इकट्ठा खोल दूँ और फुर्सत से उसको बैठ के रेप्लिकेट कर लूँ फिर पैक करके रख दूँ। नहीं, इट इज़ नॉट दैट वे। तुम्हें डीएनए को जितना कॉपी करना है उतना ही खोला जाएगा, टुकड़े टुकड़े में डीएनए को खोला जाएगा। और खोला कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से। सो ओरिजिन वुड बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डीएनए ओपनिंग ऑफ द डीएनए विल स्टार्ट, राइट। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस जो मैंने फिलहाल आपको ब्रीफ में बता दी है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा कि नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस की डायरेक्शन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। इसीलिए मेरे एक स्ट्रैंड पे जो डीएनए का सिंथेसिस है वो कॉन्टिन्यूस होगा और दूसरे स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा डीएनए का सिंथेसिस, है ना। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये वाला स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूस है ना, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज, टुकड़े टुकड़े में हो रहा है बेटा, है ना। थोड़ा हुआ फिर नया प्राइमर लगा, फिर थोड़ा हुआ, फिर नया प्राइमर लगा, फिर थोड़ा हुआ, तो इट इज इन पीसेस। जबकि ये वाला कैसा है? कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज्ड है ना। प्राइमर्स ऐड हो गए बेटा, और प्राइमर्स ऐड होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे एक प्राइमर ऐड हुआ, इसने डीएनए को लंबा कर दिया, यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ, इसने डीएनए को लंबा कर दिया। तो इस तरीके से आपका डीएनए क्या हो गया? इलांगेट हो गया। आई बात समझ में? तो डीएनए को मैंने ओपन किया और उसके बाद एक स्ट्रैंड को कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 5 प्राइम डायरेक्शन एक्सपोज्ड थी, है ना। तो 5 से मैंने सीधा सीधा आगे आगे ये खुलता जा रहा है ना, इस तरफ से ये खुलता जा रहा है और यहाँ से डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। इधर क्या हुआ बेटा? इधर थोड़ा उल्टा गेम हो गया है। कैसे? समझना। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई मुझे? यहाँ पे जब मैंने डीएनए को ओपन किया, पहले इतना डीएनए ओपन हुआ ना, तो प्राइमर यहाँ लग गया, उसने इतना सिंथेसाइज कर दिया। अब आप और पीछे चले गए, क्योंकि हेलिकेज के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? ऐसी है। तो हेलिकेज ऐसा बढ़ता जा रहा है, ओपन यहाँ से होता जा रहा है। अब क्या होगा? जब तुमने इतना ओपन कर दिया, फिर से एक प्राइमर पीछे आके लग गया। अब पीछे का जो नया खुला हुआ स्ट्रैंड है उसको भी तो सिंथेसाइज करना है। ये प्राइमर लगा, इतना स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दिया। अब और पीछे चला गया हेलिकेज, फिर यहाँ पे प्राइमर लगेगा और इतना सिंथेसाइज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब एक स्ट्रैंड तो बस आगे 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 बढ़ता जा रहा है ना, और एक क्या है? पीछे से आगे की, पीछे से नीचे की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली दोनों स्ट्रैंड के सिंथेसिस की स्पीड कम ज़्यादा रहेगी। जो स्ट्रैंड को कोई बैरियर नहीं है, बस आप पीछे पीछे खोलते जा रहे हो, वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, वो स्ट्रैंड तेज़ी से सिंथेसाइज हो जाएगा और उसे मैं कहूँगी लीडिंग स्ट्रैंड, मतलब जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और एक स्ट्रैंड जो वो टुकड़े टुकड़े में सिंथेसाइज कर रहा है, बहुत धीमे 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 सिंथेसाइज हो रहा है, इसलिए मैं उसे बोलूँगी लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये लैगिंग स्ट्रैंड को हमने एक नाम भी दिया है, वी कॉल देम एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, है ना। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है बेटा, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इन्हीं ओकाज़ाकी नाम के साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था कि एक स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है, एक डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है, इसीलिए उस पर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, फिर ऐसा मत समझना कि ये टुकड़े टुकड़े बन तो गए, लेकिन ये इनका हम करेंगे क्या इतने सारे पीसेस का? वी आर गोइंग टू यूज़ दैम। कैसे पता है? हर पीस को बाद में जोड़ देंगे। जितने भी पीसेस आपके पास बने हैं उन सभी पीसेस को हम कंबाइन कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम विच इज कॉल्ड एज लाइगेज, राइट। तो यहाँ पे लाइगेज काम करेगा और लाइगेज इन सारे टुकड़ों को ज्वाइन कर देगा। तो चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज इस पूरी सिंथेसिस को करता है, सॉरी इस पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, वो 3 टाइप के पॉलीमरेज है मेरे पास, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसका प्रूफ रीडिंग भी होता है ना। क्योंकि रेप्लिकेशन के टाइम पे कई बार हम कई जगहों पे गलत न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देते हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है, हमें रेक्टिफाई करना है उन प्रॉब्लम्स को। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रूफ रीड देम। तो एक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म या एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म भी इसी पॉलीमरेज के थ्रू होता है। चलिए एक एक को फटाफट समझेंगे। डीएनए पॉलीमरेज इज अ परफेक्ट एक्सोन्यूक्लियस, मतलब जो रिकॉग्निशन साइट के सीक्वेंस के बाहर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स अवे रिकॉग्नाइज करके वहां पे कट लगाएगा।
ये आरएनए प्राइमर को डीएनए से सेपरेट करने का भी काम करता है ना। और जो गैप्स क्रिएट होती है ना, क्योंकि आरएनए प्राइमर पे क्या लगा हुआ है बेटा, यूरेसिल, समझना मेरी बात, ये मेरा डीएनए है ना। इस डीएनए का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बनाना था तो मैंने यहाँ आरएनए बनाया। अब आरएनए कैसा, आरएनए प्राइमर कैसा है, AUUGC है सपोज, है ना। अब तुम्हारा पॉलीमरेज आया, उसने यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दिया, तो ये हिस्सा तो प्योर डीएनए का हो गया, लेकिन ये सिर्फ इतना सा पैच, इतना सा जो टुकड़ा है तुम्हारे पास, ये किसका है, आरएनए का है, इजंट इट। पता है क्यों, क्योंकि आरएनए प्राइमर था वो, डीएनए प्राइमर नहीं होता, आरएनए प्राइमर था। तो आरएनए प्राइमर होने से मतलब थाइमिन नहीं मिलेगा मुझे, थाइमिन नहीं है तो यूरेसिल है। अब डीएनए में तो यूरेसिल काम का नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टुकड़े को हटाकर यहाँ पे फ्रेश डीएनए का टुकड़ा लगाना पड़ेगा। तो अब मेरा ये पूरा जो नया बना हुआ डीएनए वो एक तरीके से वो प्राइमर बन गया, और ये नया वाला मैंने सिर्फ सिंथेसाइज करना है, कुछ 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये काम कौन करेगा, आरएनए प्राइमर को हटाने का काम और उस जगह को भरने का काम, फिल्स द गैप, इसे कौन करता है, पॉलीमरेज 1, और इसीलिए इसे हम रिपेयर एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस आपने आखिरी में करी है ना, तो इसलिए इसे हम रिपेयर प्रोसेस भी कहते हैं, रिपेयर एंजाइम भी बोलते हैं। पॉलीमरेज 2 जो है ये स्पेसिफिकली डीएनए को रिपेयर ही करने का काम करता है, और डीएनए पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 3 इन दोनों के बिना ये काम करता है, ठीक है। सो इट विल प्योरली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। एक बार तुमने पूरा रेप्लिकेशन कर दिया ना, तो ये रिवर्स जाता है और सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करता जाता है, अगर इसे बीच में कहीं पे भी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड का एडिशन मिला है तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग आपने गलती कर दी है, तो हमें तो पता है ना भाई कि ए के सामने टी आना चाहिए, जी के सामने सी आना चाहिए। आपने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया है तो उसे रिमूव करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 2 करेगा, राइट। फिर आता है मेरा पॉलीमरेज 3, ये मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है बेटा, ये बहुत लंबे लंबे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रेच बना सकता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मेन रिपेयर एंजाइम, तो इट इज डीएनए पॉलीमरेज 2। कोई पूछे व्हाट इज द मेन रेप्लिकेशन एंजाइम, इट इज माय डीएनए पॉलीमरेज 3, राइट। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, बहुत लंबी दूरी तक न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाएगा एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट्स अ मेन पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड चेन, मैंने वैसे आपको बेसिक लेआउट बताया है डीएनए के रेप्लिकेशन का, बट अब कुछ रॉ मटेरियल से भी शुरुआत कर लेते हैं और एक बार फिर से प्रोसेस को देखेंगे। जब भी आपको डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू करना है, मतलब आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है आपको न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। और ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ऐड होंगे, ऑब्वियसली मैं डीएनए की बात कर रही हूँ, तो दे हैव टू बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इजंट इट। अच्छा, फिर सिर्फ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को यूज करने से काम चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप डालना पड़ेगा, राइट। तो मुझे क्या डालना पड़ेगा बेटा, इस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के साथ, सपोज इफ इट इज एडेनाइन है तो एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कुछ नहीं किया है मैंने, डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसके साथ न्यूक्लियोटाइड और उसके साथ क्या अटैच्ड है, मेरे 3 फॉस्फेट के ग्रुप। आई बात समझ में। ये फॉस्फेट के ग्रुप मुझे तब मदद करेंगे बेटा जब एक न्यूक्लियोटाइड के बाजू में मुझे दूसरा न्यूक्लियोटाइड फिट करना है। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स को आपको ऐड करना पड़ेगा ना, यू विल नीड दीज एटीपीज, you will need these phosphate groups, you will need these energies, right। तो ये हमें रॉ मटेरियल के फॉर्म में सप्लाई करने पड़ेंगे। रेप्लिकेशन में हमेशा जो 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं वो 2 फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होते हैं, है ना। और जो बीच में जो बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज होती है वो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में मदद करता है, राइट। तो अगर सपोज आपको ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है, तो इनका जो फॉस्फेट ग्रुप है ना बेटा, ये फॉस्फेट ग्रुप ये सेपरेट हो जाएगा, और इन दोनों को सेपरेट करने से जो एनर्जी रिलीज होगी ना, वो एनर्जी एडेनाइन और ग्वानाइन को कनेक्ट करने में
मदद करेगी और बॉन्ड कौन सा बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगी, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड्स को मुझे कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो इनको जोड़ते टाइम पे फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगी और दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या ऐड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। वैसे डाइएस्टर तो हम तब बोलते हैं जब ऊपर नीचे दोनों तरफ फॉस्फेट बनता है, दिस इज एक्चुअली फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड, राइट। आप डाइएस्टर भी बोले तो गलत नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली यू शुड नो द डिफरेंस। बस अब ये जो प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस पूरी उसी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो मैंने अभी एटीपी को या फॉस्फेट ग्रुप को सेपरेट करके बनाई है एनर्जी, उसी एनर्जी के दम पे ये मैं पूरी प्रोसेस कर लूँगी और इसलिए हम इसे काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस मानते हैं। अब ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, आप समझ ही गए होंगे बेटा कि ये दो तरीके से मुझे काम में आ रहे हैं, दो तरीके से मदद कर रहे हैं मेरी। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में रॉ मटेरियल हो गए, मतलब ये मेरा मेन स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मुझे ऐड करना है। एरविन चारगाफ का रूल मैं फॉलो करूंगी। ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए, तो ये सबस्ट्रेट के तो काम में आ ही गए, प्लस जब मुझे एक के बाद अगला न्यूक्लियोटाइड ऐड करना था, है ना, इसके बाद मुझे ये वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड करना था, इस दौरान जो एटीपी, जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो एनर्जी भी यही प्रोवाइड करेंगे। तो हर न्यूक्लियोटाइड को मैंने पहले लोड किया है विद द फॉस्फेट और फिर मैंने उसे यूज़ किया है इन कोऑपरेशन के लिए, मतलब रेप्लिकेशन के लिए, राइट। आई होप दिस मेक सेंस। तो ये जितने भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये अब धीरे धीरे एनर्जी के साथ ऐड होते जाएंगे। नई चेन की सिंथेसिस की डायरेक्शन यूनिवर्सली, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, लोअर हो हायर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब में 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहने वाली है, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा इसका, है ना, इट्स फिक्स। जो स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है उसे लीडिंग बोलते हैं, जो नहीं होता उसे लैगिंग बोलते हैं। लैगिंग में छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स हैं, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है ये, और इन फ्रैगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है। लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली बनती है, लेकिन बाद में सारे सेगमेंट्स को ज्वाइन करके हम एक कंप्लीट सिंगल चेन बना देते हैं। और इस प्रोसेस को करने के लिए जिन एंजाइम्स की ज़रूरत मुझे है, वो है डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करेंगे बेटा, एक एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने का काम करेंगे। ये मेरा एनसीईआरटी का डायग्राम है, राइट, एज इट इज दिया हुआ है। मैंने डायग्राम अब भी आपको समझाया है, अब सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम को उठा के 1 मिनट के अंदर इसे फटाफट वाइंड अप कर रही हूँ। ये डीएनए में ओरिजिन सपोज यहाँ था, मैंने डीएनए को ओपन किया, यहाँ से डीएनए ओपन होना शुरू हो गया, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन मुझे कॉन्टिन्यूस मिल गई, डीएनए जल्दी 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 सिंथेसाइज हो गया। यहाँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं आई क्योंकि डायरेक्शन एक ही थी, सिंगल थी। यहाँ प्रोसेस थोड़ी गड़बड़ हो गई। सपोज डीएनए का स्ट्रैंड पहले इतना ओपन था, प्राइमर यहाँ पे जुड़ा और सिर्फ इतना स्ट्रेच डीएनए का बन गया। आपका हेलिकेज पीछे मूव कर गया तो मुझे इतना स्ट्रैंड और ओपन मिल गया, तो अब मैंने नया प्राइमर यहाँ ऐड किया, और हेलिकेज पीछे चला गया तो मुझे यहाँ पे प्राइमर ऐड करना पड़ा और यहाँ से सिंथेसिस शुरू हो गया। इन शॉर्ट एक स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बनेगा और एक टुकड़े टुकड़े में आगे मूव करेगा। इसका मतलब मेरे पास जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें मुझे बहुत सारे प्राइमर्स, देखो यहाँ कितने प्राइमर लग गए, आपको 3 प्राइमर लगे ना, जबकि यहाँ एक ही प्राइमर से मेरा काम हो गया। तो क्या तुम बार बार प्राइमर ऐड करके सिंथेसिस को फिर से नए सिरे से शुरू करोगे तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। इसीलिए ये स्लो बनता है, लेकिन ये क्विकली बनता है। हालांकि वो वेस्ट नहीं है, मैं उसे यूज़ कर लूँगी बाद में। मैं इन सब टुकड़ों को चिपका देने वाली हूँ, कनेक्ट कर दूँगी एक दूसरे से, और वहाँ पे मुझे एक एंजाइम की फिर से मदद लगने वाली है, दैट इज़ लाइगेज। आई होप द प्रोसेस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो हमारे अलग अलग एंजाइम्स की एक्टिविटी से रिलेटेड है। Choose the correct pair from the following. Ligase join the 2 DNA molecules, that is true. Polymerase break the DNA fragments, that is wrong. Nucleases separate the 2 strands of DNA, that is not correct. It just breaks the fragment, right? और exonuclease भी cut at specific position within the DNA, नहीं, DNA के बाहर कट करता है। तो इन्होंने correct pair बोला है, तो the answer is 1. Let us check if we are correct or not.
Yes, ligase join the two fragments or two different fragments of DNA. ये अगर आपको याद हो तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपने जो लाइगेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, स्टिकी एंड्स और स्टैगर्ड एंड्स, है ना, स्टिकी एंड्स एंड स्टैगर्ड या ब्लंट एंड्स जो हमने पढ़े थे, वो एंड्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। इस केस में अगर आप देखें तो ये स्टिकी एंड्स जनरेट हुए हैं और ये दोनों एंड्स को सील करने का काम, पैक करने का काम कौन करेगा? लाइगेज एंजाइम, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो कि डीएनए क्लोनिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। फाइन, चलिए लेट अस नाउ टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए विच वी हैव। हमारे पास बहुत अलग अलग कैटेगरीज के आरएनए हैं बच्चों। ये आरएनए साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं और ये आरएनए न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। तो टू कैटेगरीज जो आरएनए की है हमारे पास, दैट इज आइदर जेनेटिक, मतलब जो कि इनहेरिट हो जाए वो जेनेटिक होगा, है ना, और इट कुड बी नॉन जेनेटिक, मतलब जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो। तो जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा दैट वुड बी नॉन जेनेटिक, एंड जो इनहेरिट होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में दैट वुड बी जेनेटिक। अगर नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करूं तो वो मेरे पास तीन अलग अलग कैटेगरीज में है, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। देखिए, मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है बेटा, और इस इंफॉर्मेशन को हम डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 to 5% जो टोटल आरएनए होता है उसमें 1 to 5% जो है मैसेंजर आरएनए का पार्ट है। मैसेंजर आरएनए से आप डायरेक्टली प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं और वो प्रोटीन्स को फिर आप फोल्ड करके एंजाइम्स का फॉर्म दे सकते हैं, एंजाइम्स का शेप दे सकते हैं। The another is rRNA, which is called as ribosomal RNA. Ribosomal RNA maximum portion ऑक्यूपाई करता है RNA का, मतलब 80% जो मेरे पास RNAs हैं उनमें से, सॉरी, जो टोटल मेरे पास आरएनए हैं उनमें से 80% आरएनए मेरे पास किसका है बेटा? आरआरएनए का। ये मोस्ट स्टेबल आरएनए है और आरआरएनए आपको डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन्स को बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। देन अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने के लिए वी हैव टीआरएनए। टीआरएनए का नंबर हमें कम चाहिए, कोई खास नहीं चाहिए, 10 to 15% भी चलता है, और ये 10 to 15% मैं तब यूज़ करूँगी जब मैं प्रोटीन्स का सिंथेसिस करूँगी। तो प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए मुझे जो आरएनए लगेगा दैट वुड बी माई टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है बेटा? ये अमीनो एसिड्स को एक जगह से पिक करके दूसरी जगह लेके जाएगा और वहाँ पर डिलीवर कर देगा अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम में ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो मेरे पास आरएनए है उसमें टीआरएनए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि टीआरएनए से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं वो हमारे नीट में प्लस बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल हमारी एनसीईआरटी में दिया है, उसका स्ट्रक्चर दिया है, उसकी कौन सी साइट क्या प्रोड्यूस करती है, क्या प्रिपेयर करती है, दैट वी नीड टू डिस्कस, लेट अस टॉक अबाउट दैट। टीआरएनए का फंक्शन हम देख चुके हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ही अमीनो एसिड्स को ट्रैवल करवाने का काम करता है, लेकर जाने का काम करता है। इसके स्ट्रक्चर को होली ने जो प्रपोज किया था दैट वाज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और क्लोवर लीफ मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय किम, 3D स्ट्रक्चर जो कि था, है ना। क्लोवर लीफ मॉडल वाज 2D मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय हॉली, और जो 3D मॉडल था, इन्वर्टेड मॉडल था, दैट वाज प्रपोज्ड बाय किम। ये दो स्ट्रक्चर्स मेरे पास हैं जिनमें से हम जो अभी फिलहाल पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी क्लोवर लीफ मॉडल, जो कि एनसीईआरटी में दिया है। Normally, this shape of any tRNA easily justifies the function of tRNA. तो tRNA का ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है ये उसका फंक्शन बहुत इजीली क्लियर करता है। देखते हैं अपन कैसे। There are 3 different arms in the tRNA, राइट। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उसके बाद वापस से हम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। सी दिस इज हाउ tRNA लुक्स लाइक। ये टीआरएनए में एक सीक्वेंस से बेटा अमीनो एसिड आर्म, जो कि अमीनो एसिड, जिस अमीनो एसिड को डिलीवर करना है वो अमीनो एसिड इस पर्टिकुलर जगह पे अटैच होता है। एंड होगा आपका 3 प्राइम एंड, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 प्राइम एंड पे एक अमीनो एसिड आर्म है जहाँ पे मेरा अमीनो एसिड आके कनेक्ट होगा, अटैच हो जाएगा। ये नीचे पूरे लूप्स बने हुए हैं, दिस इज टी साई सी लूप, है ना। दिस इज एंटी कोडॉन बाइंडिंग साइट जो कि एमआरएनए से बाइंड करेगा। एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी होता है जिसे हम एक्स्ट्रा आर्म बोलते हैं, और दूसरा मेरे पास डी आर्म होता है। डी आर्म जो है इसमें अलग अलग रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। तीनों आर्म्स के अपने अपने फंक्शन है बेटा। टी साई सी लूप का अपना एक फंक्शन है,
एंटीकोडॉन जो साइट है मेरे पास, इसका एक अपना फंक्शन है, और जो डी आर्म है दैट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। आई विल शो यू व्हाट आर द फंक्शंस। कम बैक हियर। ये टी साइज सी लूप आर्म है जो कि अटैचमेंट साइट है ना, जहाँ पे जो मेरा टी आर एन ए है वो लार्जर सब यूनिट से कनेक्ट होता है। किसकी लार्जर सब यूनिट से बेटा? राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से ये अटैच होगा। कैसा होता है आपका राइबोसोम? ये छोटा सब यूनिट है एंड दिस इज बिगर सब यूनिट। इस साइड से जो अटैच होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टी आर एन ए। तो टी आर एन ए की अपनी एक अटैचमेंट साइट है जहाँ पे ये लार्जर आर्म से कनेक्ट हो जाता है। अनदर वन इज रिकॉग्निशन लूप और एंटीकोडॉन लूप। ये स्पेसिफिकली mRNA से कंबाइन होता है, ठीक है। तो mRNA में जो कोडॉन होगा ना बेटा नीचे, उस कोडॉन का एंटीकोडॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इस आर्म में प्रेजेंट होगा। तो आपका tRNA इस एंटीकोडॉन से कंबाइन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करता है और उस तरीके से उसका स्ट्रक्चर पेयर अप हो जाता है, क्योंकि tRNA को अटैच तो होना पड़ेगा ना बेटा। जब तक tRNA आपका mRNA से कनेक्ट नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, तब तक प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं सकता, isn't it? तो एंटीकोडॉन साइट पे अटैचमेंट होता है mRNA से। द अनदर इज DHU लूप और इसे डी आर्म भी बोलते हैं, जो कि अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम से कनेक्ट होती है। ये अमीनो असाइल सिंथेटेज जो है दिस इज बेसिकली अ स्पेसिफिक एंजाइम जो कि हमें अमीनो एसिड्स को कनेक्ट करने में मदद करने वाला है। कैसे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट देन दिस हेल्प्स इन द अटैचमेंट, वो हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। तो tRNA का ये स्ट्रक्चर है, 3 साइड्स हैं, 3 आर्म्स हैं। You can just look at them. One is T size C loop, another is recognition loop, which is also called as anticodon loop, and another is DHU arm or D arm. चलिए अब देखते हैं इनका अटैचमेंट होता कैसे है। ये सपोज ट्रांसलेशन की प्रोसेस डिपिक्ट हो रही है। तो सपोज ट्रांसलेशन में जब आपका राइबोसोम अटैच होता है mRNA से, दिस इज योर mRNA, इससे कनेक्ट होता है हमारा राइबोसोम। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये बिगर सब यूनिट है, राइट। तो यहाँ पे एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी मैं। ये आपका जो आर्म कनेक्ट हुआ है, ये आर्म कैसा कनेक्ट होगा? ये यहाँ पे एक आर्म लगेगा और एक आर्म यहाँ पे लगेगा, फाइन। तो अब देखिए ये tRNA नए नए अमीनो एसिड्स को लेकर आ रहा है। दिस इज चार्ज्ड tRNA, इसे चार्ज tRNA बोलते हैं, बाद में फिर से पढ़ेंगे बेटा। इस tRNA के ऊपर अमीनो एसिड कनेक्टेड है। ये tRNA आएगा और उस अमीनो एसिड को डिलीवर करेगा, राइट। ये मेरा mRNA है, दिस इज mRNA सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका जो डायरेक्शन है, जो पोलैरिटी है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ये 3 के ग्रुप में मेरे पास कोडॉन्स लगे हुए हैं बच्चों, और इन कोडॉन्स पे जब मेरा राइबोसोम फिक्स होता है, राइबोसोम्स इन्हीं कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है, और इन कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसके एंटीकोडॉन लूप पे प्रेजेंट है। जब दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो जो अमीनो एसिड मेरा tRNA लेकर आया है, वो अमीनो एसिड की डिलीवरी हो जाएगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म। एग्जैक्ट मैकेनिज्म पे हम बाद में जाएंगे, फिलहाल सिर्फ आपको फंक्शन बता रही हूँ मैं।